हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये लेक्चर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। तो सबसे पहले तो बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं और इनकी हमें नीड क्या है। हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है और इन सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि इन तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस पहुंचाए जाए। साथ ही साथ जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनका रिमूवल भी ज़रूरी है। और इन सब का काम कौन करता है? तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर ये काम ब्लड करता है। यानी ब्लड के दो फंक्शन क्या हैं? पहला कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा इंपॉर्टेंट गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को, और दूसरा कि सेल के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये उसे रिमूव करवाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है पोरीफेरा और सीलेंट्रेट्स की बात करें, तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है सब्सटेंस की या फिर हार्मफुल मटेरियल की रिमूवल कैसे होती है। तो हमारी तरह इनके पास कोई स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। इनकी बॉडी कैविटीज़ के अंदर पानी आता है और पानी के साथ ही न्यूट्रिएंट और गैसेस आते हैं, और जब पानी बाहर जाता है बॉडी से तो वेस्ट मटेरियल साथ में जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो पोरीफेरा का डायग्राम। तो पोरीफेरा मीन्स पोर लाइक, यानी इनकी बॉडी में कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं जिन पोर्स को हम ओस्टिया बोलते हैं। अब ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर जब ये रहते हैं तो इन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा। इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जियोसील बोलेंगे। यहाँ पर न्यूट्रिएंट और गैसेस एक्यूमुलेट होंगी और जब वाटर बॉडी से बाहर जाएगा तो साथ में ही हार्मफुल सब्सटेंसेस और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में इन सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। तो बॉडी फ्लूइड्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो तरह के फ्लूइड्स की बात करेंगे, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। इस लेक्चर में हम ब्लड की बात करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम लिम्फ की बात करेंगे। तो जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ब्लड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए। पहली बात, ब्लड का ओरिजिन कैसा है? तो ब्लड मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, जो आगे चलकर सभी ऑर्गन्स टिश्यूज़ को बनाती है। तो ब्लड को कौन सी लेयर बना रही है? तो जो लेयर ब्लड को बना रही है वो है मीजोडर्म। ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। हालांकि फीमेल्स के अंदर ये रेशो थोड़ी सी वेरी करेगी, इससे कम ब्लड होगा। पीएच की बात करें तो ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर है, यानी इसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। बेसिकली इसकी पीएच 7.4 होगी। ब्लड की जब हम बात करेंगे ना तो ब्लड के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट जिसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, यानी कि ब्लड का लिक्विड पार्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। तो ब्लड में 55% तो फ्लूइड है यानी कि प्लाज्मा है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि 45% सेल्स हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोल रहे हैं। सेल्स भी यहाँ 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद सेकेंड टाइप की जो सेल्स यहाँ होंगी वो होंगी ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और थर्ड टाइप की जो सेल्स होंगी वो होंगी प्लेटलेट। एक एक कर इनकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो है ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये आगे भी क्लासीफाइड है। किनमें? ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट में। हालांकि इनके आगे भी इनकी डिवीज़न है, वो हम तब करेंगे जब हम डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे। तो देखिए, ब्लड के 55% वाले कंपोनेंट की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा क्या है? एक विस्कस फ्लूइड है यानी कि डेंस, मतलब कि एक गाढ़ा फ्लूइड है जो कि स्ट्रो कलर का होगा। स्ट्रो कलर मीन्स ये पेल येलोइश कलर का होगा। ठीक है, तो ब्लड का 55% प्लाज्मा है और प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है। क्या बोला है मैंने? कि ब्लड का 55% प्लाज्मा और प्लाज्मा का 90 से 92% जो कंपोजिशन है वो क्या है? वाटर। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन्स मिलेंगे
जिनकी कंपोजिशन कितनी होगी 6 से 8। जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे यहाँ मेजरली 3 तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे। पहले प्रोटीन्स कौन से हैं? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करते हैं? ब्लड की क्लोटिंग करवाते हैं, यानी कि ब्लड को कोएगुलेट कराते हैं। नॉर्मल भाषा में बोलें तो ये ब्लड को जमाने का काम करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपको चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ही जहाँ से ब्लड रिलीज हो रहा होता है उस जगह पर एक क्लोट बन जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में पपड़ी भी बोलते हैं। तो ये बनाने का काम, क्लोट बनाने का काम जो प्रोटीन्स कर रहे हैं उनको हम फिब्रिनोजन बोलते हैं, और ये प्लाज्मा के अंदर मिलने वाले एक प्रोटीन है। सेकेंड टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोब्युलिन्स, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मली हम इनको इम्यूनोग्लोब्युलिन भी बोलते हैं। इनको आईजी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या करती है? बॉडी में जो भी फॉरेन पैथोजेंस वगैरह आ रहे हैं उनके खिलाफ फाइट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जो दूसरी तरह के प्रोटीन मिलते हैं यानी कि ग्लोब्युलिन्स, इनका काम है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। थर्ड टाइप के जो प्रोटीन होंगे वो होंगे एल्ब्यूमिन्स, और एल्ब्यूमिन्स का काम है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, यानी ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाकर रखना। बेसिकली इसका मतलब है ब्लड के अंदर पानी को होल्ड कर कर रखना। अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन्स का अमाउंट कम हो जाएगा तो ये जो वाटर है ये ब्लड में से हटकर टिश्यूज़ में इकट्ठा होता जाएगा, यानी इस वाटर की रिटेंशन होती रहेगी, और इस डिसीज़ को हम बोलेंगे एडेमा। इसके अलावा हमने बोला कि ब्लड में 90 से 92% वाटर मिल रहा है और 6 से 8% प्रोटीन्स मिल रहे हैं। इसके अलावा भी प्लाज्मा के अंदर कुछ सब्सटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया, लेट मी करेक्ट अगर मैंने गलत बोला है। मैंने बोला है कि ब्लड का 55% प्लाज्मा होगा और प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर होगा और 6 to 8% प्रोटीन होगा। इसके अलावा यहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ आयंस मिल रहेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोराइड आयंस मिलेंगे। और तो और यहाँ पर कुछ सॉल्यूट्स भी मिलेंगे जो कि ट्रांजिट स्टेट में है। ट्रांजिट स्टेट मतलब मूविंग, ब्लड के साथ या ये कह सकते हैं प्लाज्मा के साथ कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। ये सब्सटेंसेस क्या होंगे? सबसे पहले तो होंगे एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, मतलब कि जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो कुछ मटेरियल्स एब्जॉर्ब होंगे, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ गैसेस मिलेंगी, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्लाज्मा के अंदर कुछ हमें मिलेंगे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि कुछ काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है और इनका कुछ सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया। साथ ही साथ ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जब भी हाथ वगैरह पर या कहीं पर भी कहीं कट लगता है और मान लो एक ड्रॉप ब्लड ज़मीन पर भी गिर जाता है तो साथ के साथ वो ब्लड जम जाता है, लेकिन बॉडी में ब्लड है पर वो जम नहीं रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है। कोएगुलेंट का मतलब होता है जमाना, और एंटीकोएगुलेंट मतलब जो चीज़ जमाई ना जा सके, है ना। यानी ये हिपैरिन क्या करेगा? ये ब्लड को जमने नहीं देगा। इसीलिए जब चोट लगती है और ब्लड रिलीज़ हो रहा होता है तो बॉडी का सबसे पहला मैकेनिज्म यही होता है कि हिपैरिन के एक्शन को कम कर दो, क्योंकि अगर हिपैरिन का एक्शन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि ब्लड जमना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लड जब जम जाएगा तो बॉडी से एक्सेसिव लॉस नहीं होगा। अब एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है सीरम। सीरम का क्या मतलब है? अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि ये जो फिब्रिनोजन पढ़ा है हमने, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हम इसको बोलेंगे सीरम। ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना प्लाज्मा में, एक्चुअल में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्टिव कैसे होते हैं ये मैकेनिज्म हम इस चैप्टर के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा के बारे में। हमने बोला ब्लड का 55% प्लाज्मा है। अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, यानी कुछ ऐसे सेल्स के बारे में जो ब्लड का बाकी का 45% कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है।
तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे तो अभी हमने बोला ब्लड के अंदर 45% कंपोजिशन फॉर्म्ड एलिमेंट की है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि ये सेल्स 3 तरह के हैं, जैसे कि अरिथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, और लास्टली प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा सेल्स पाए जाने वाले सेल्स ब्लड के अंदर कौन से हैं, वो हैं आरबीसीज। अगर आप 1 mm ब्लड लेते हो ना, उसमें भी आपको 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज मिल जाएंगे। मतलब ये इतने अबंडेंट है सेल, इतने अबंडेंट सेल है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल्स यही मिल रहे हैं। अब इनकी फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, यानी ये बन कहाँ रहे हैं। आरबीसीज बन रहे हैं रेड बोन मैरो के अंदर। अब आपको ये डाउट होगा कि रेड बोन मैरो कहाँ है। जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है ना, इनके अंदर बोन मैरो होती है, और ये बोन मैरो 2 तरह की है। और ये 2 तरह की बोन मैरो कौन सी है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो क्या करेगी ना, इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जो कि स्टेम सेल्स होंगे। स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट मतलब ऐसे सेल्स जो कैपेबल हैं लगभग सारे और सेल्स बनाने के लिए। जैसे ब्लड रेड बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स मिलेंगे वो आरबीसीज की फॉर्मेशन करवाएंगे, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन करवाएंगे और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि आरबीसीज यानी अरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, अब आरबीसीज को अरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को हम अरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। ठीक है, आरबीसीज की शेप की बात करेंगे तो इनकी शेप बायकनकेव होगी और इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। एटलीस्ट जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसीज में तो न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, फिर आरबीसीज जो हैं वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती हैं। कैसे, इनके पास एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हेमोग्लोबिन के पास टेंडेंसी है O2 और CO2 के साथ बाइंड करने की और इनको इनके टारगेट पोजीशंस तक यानी सेल्स तक पहुंचाने की। यानी मोटे मोटे तौर पर बात करें तो हेमोग्लोबिन का एक फंक्शन ये भी है कि एक गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हेमोग्लोबिन कितना मिलेगा, तो 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन मिलेगा। लेकिन ये जो आरबीसीज हैं इनका कोई अनलिमिटेड लाइफ स्पैन नहीं है। ये लिमिटेड टाइम के लिए ही रहती हैं। उसके बाद लगभग 120 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में ही एक ऑर्गन है जो कि बॉडी को इन्फेक्शंस वगैरह से फाइट करने में हेल्प कर रहा है, और इसी स्प्लीन के अंदर जाकर आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होती है। दिस इज़ द रीज़न स्प्लीन इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने आज बात की है एक बेसिक इंट्रोडक्शन की कि बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं, उनकी नेसेसिटी क्या है, सिंपल यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है और हायर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। फिर हमने बात की ब्लड की, जिसमें जो ब्लड का 55% कंपोजिशन है प्लाज्मा, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की। जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं हर चीज़ की बात की। और फिर हमने फॉर्म्ड एलिमेंट में आज अरिथ्रोसाइट्स की बात की है। कल के लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाइक्यूल्स। थैंक यू सो मच।